जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड के साथ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी रमज़ान मुबारक सबको, क्योंकि रमज़ान बड़ा बरकतों का महीना है और इसका आगाज़ हो गया है। तो किसान मददगार, कॉन्केव एग्री, किसान दुकान, किसान कारोबार, इन तमाम की तरफ से हम तमाम जो ज़रात से मुंसलिक लोग हैं, उसमें किसान हैं सबसे बढ़ के, उसके साथ साथ जो भी इस मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता है और पूरे पाकिस्तान के लोगों को रमज़ान मुबारक हमारी तरफ से। हमारा जो प्रोग्राम है ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कि हम बात करते हैं किसानों की मईशत की, साथ हुक्मरानों की पॉलिसियों के ऊपर, और उसके साथ साथ उसके क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या असरात आ रहे हैं मुल्क की मजमूई सूरत हाल के ऊपर, जिसे हम कहते हैं कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी में जो अब नया जो इसका एक जो चीज़ डिफ़ाइन कर दी गई है, उसे कहा गया है कि फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी, आपको पता है कि अब गंदम की कटाई जारी है और गंदम हमारा बड़ा ही अहम एक जुज़ है, जिसको कि सरकार का बहुत अमल दखल होता है इस मौके पे, जबकि वो दिन गुजर गए जब बीज चाहिए होता था या खाद चाहिए होती थी या पानी चाहिए होता था। अब आ गया है कटाई का वक्त, और कटाई के वक्त के दौरान हुकूमत बड़ी एक्टिव हो जाती है। तमाम जो डीसी हजरात हैं वो पहुंच जाते हैं जी गंदम की ख़रीदारी करने के लिए, और पास्को को अपने टारगेट मिलते हैं, प्लस जो मुतलका इदारे हैं वो भी आ जाते हैं। और अब चूँकि इसकी कीमत 3,900 रुपये रख दी गई है, तो अब मार्केट में उसकी कीमत जो है वो तकरीबन आज की जो है 5,200 के करीब है। तो ये जो फ़र्क आ रहा है अभी, और इस पर भी बात करना चाह रहा हूँ आज, क्योंकि वीट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ऑलरेडी हम पिछले कुछ 4 साल से इसमें अपनी ज़रूरत से कम उगा रहे हैं, जिसका नेट इफ़ेक्ट ये होता है कि हमें यूक्रेन और रूस जैसे ममालिक से जो है वो गंदम खरीदनी पड़ती है, और उसका फिर नेट इम्पैक्ट ये आता है कि जो पैसे हमारे अपने किसान को मिलने चाहिए वो रूस या यूक्रेन का किसान जो होता है वो उसको चले जाते हैं। उस पर भी बात करेंगे किस किस्म की गंदम आ रही है आज। जो एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको बहुत ही करीब से जो जानते हैं, और इसके अंदर जो चैलेंजेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लस किस तरह से लोग इसको मैनिपुलेट करते हैं, इसके ऊपर भी बड़ी ख़ास नज़र है डॉक्टर साहब की। तो मैं डॉक्टर अजीम ख़ान साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं आज फिर, और मैंने यही कहा है कि आज हम गंदम पे फोकस करेंगे। अभी जो इसका मौसमी असरात जो आए हैं, क्लाइमेट चेंज जिसे कहते हैं, उस वजह से जो नुकसानात हुए हैं, प्लस जो हमारी गंदम हमारे पास अभी अवेलेबल है वो कैसी है। आटे के लिए देखें लोगों की लाइनें लग रही हैं। तो इन सब के ऊपर बात करने के लिए मैं डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब वेलकम टू योर ओन शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से रमज़ान आपको भी मुबारक बहुत बहुत। और जिस तरह से हम अब सिलसिला है फूड सिक्योरिटी का, और जैसे इस रमज़ान में लोगों की अभी लाइनें लग गई हैं आटा ख़रीदने के लिए, खुसूसन वो लोग जो कि गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने तो बड़ा अपनी तरफ से 3 आटे के थैले जो थे वो दे रहे थे, लेकिन जिस किस्म की वो अभी मुश्किलात हैं उसको देखते हुए शायद बेहतर हो जाए। लेकिन बात मैं शुरू करूँगा सबसे पहले जो पिछले जो अभी ये जो बारिशों का दौर हुआ है, और अभी आगे फिर बारिशें आ रही हैं 2 दिन बाद, इस सिलसिले में किसानों को जो मेरे ख्याल से उशर अदा करना चाहिए बड़े टाइम के ऊपर, और क्योंकि इनका बड़ा नेट लॉस भी हो रहा है। हमें तो बड़ी खुशी थी कि गंदम की फसल बड़ी अच्छी हो रही है किस तरह, लेकिन मैंने देखा है कि जैसे कल ही पंजाब की हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट एक निकाली है, क्रॉप रिपोर्टिंग जो की है, उसमें मेरे ख्याल से कोई उसने नुकसानात बताए, और हमें नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा शेखुपुरा और ननकाना साहब में काफ़ी इसके असरात आए हैं। वैसे तो पूरे पंजाब में ही आए हैं और पूरे मुल्क में आए हैं। तो उस पर आप ज़रा थोड़ा सा हमें, हमारी एज ए तालिब इल्म, हमें को थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि इस बारे में जो हुकूमती जो इस्लाहात हैं या हुकूमती इक़दाम हैं वो किस तनाजुर में होने चाहिए, और प्लस किसानों को क्या करना चाहिए इसके लिए। जी ये वाकई बड़ी अहम क्रॉप है। अगर हमारी जो ये स्टेपल फूड क्रॉप है जो वीट है, और उसके बाद राइस का नंबर आता है, और पाकिस्तान चूँकि एक डेवलपिंग इकानमी है, तो पाकिस्तान में जो गंदम की के ऊपर जो बेस है हमारा फूड सिक्योरिटी का वो बहुत ज़्यादा है। हमारी जो कैलोरिक कह लें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो एक बेसिक फूड के हवाले से रिक्वायरमेंट होती है, जो कि मिनिमम कैलोरीज जो रिक्वायर्ड हैं वो मेनली हमारी सीरियल से आती हैं। और सीरियल की प्रोडक्शन जो है, जिसमें वीट जो है उसका वो कलीदी किरदार है। हम राइस भी हम प्रोड्यूस करते हैं, राइस हम सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं।
कई सालों से, और हम तकरीबन को 4 मिलियन टन के करीब हम राइस एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारी एक्सपोर्ट करने के हवाले से राइस की अहमियत है। लेकिन वीट की को क्रॉप है, इसकी जो डोमेस्टिक जो इसकी प्रोडक्शन है और कंजम्पशन के हवाले से बड़ी अहमियत है। और मेजर कैलोरीज जो है ना, ये जो एक हमारी आम पॉपुलेशन है, लेबर क्लास है, जो लोग बहुत जो एक मुतवाज़न खुराक है, हाई वैल्यू या मुतवाज़न खुराक अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको जो मिनिमम कैलोरीज की मैक्सिमम डिपेंडेंस जो है वीट के ऊपर होती है। राइस भी थोड़ी एक लग्जरी आइटम है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो हफ्ते में एक दफ़ा या 2 दफ़ा लोग जो है राइस के ऊपर राइस को कंज्यूम करते हैं या उसकी जो है वो खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो मेजर डिपेंडेंस हमारी पॉपुलेशन की जो है वो वीट के ऊपर है। तो वीट एक पॉलिटिकल क्रॉप भी है, और वीट के हवाले से अगर मुल्क के अंदर इसकी कमी हो तो कोशिश की जाती है कि इसको इंपोर्ट के ज़रिए से उस कमी को पूरा किया जाए। और पहली कोशिश तो यही होनी चाहिए, जैसे आप इकबाल साहब ने बिल्कुल राइटली कहा, कि हम अपनी सेल्फ सफिशेंसी की तरफ जाएं, और हम सेल्फ सफिशेंट रहे भी हैं। लेकिन 2017 से ऑनवर्ड हमें इसमें मसाइल, 17-18 से ऑनवर्ड हमें इसमें मसाइल आना शुरू हुए, और हम टारगेट अपना मिस कर रहे हैं। और इस दफ़ा भी जो टारगेट है इसका 28.4 मिलियन टन जो है वो फिक्स किया गया था, जो हमारी फेडरल हमारी एग्रीकल्चर कमेटी है उसके ज़रिए से, जिसमें तमाम सूबों का कंसेंसस होता है। और इस वक्त तक के जो एस्टीमेट है, चूँकि इस वक्त तक 2 या 3 तरह की क्लैमिटीज़ आई हैं वीट जिससे मुतासर हुई है। पहले नंबर पे तो जब वीट अभी मेच्योरिटी की तरफ जा रही थी, और ख़ास तौर पे सदर्न पंजाब और सिंध में, तो उस वक्त हमारी हीट वेव आई, एकदम टेम्परेचर जो है ये 34, 35, 36 गया, और 30 से अबव जो टेम्परेचर है मार्च में, ये किलर होता है वीट के लिए। तो वीट का जो दाना है वो फुली मेच्योर नहीं हो पाता जो, और उसके बाद जो वीट जो है ना ये, और लास्ट ईयर यही फिनोमेना जो था जिसकी वजह से हम अपने टारगेट मिस किया था, और हमें तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन टन जो है ये इंपोर्ट करनी पड़ी। तो इस साल भी पहला तो ये था कि हीट वेव आई, हीट वेव के बाद फिर जब मौसम एकदम बदलना शुरू हुआ तो विंड्स आई। तो चूँकि मेच्योरिटी के टाइम पे किसान जो है फसल को पानी लगाता है, तो जब विंड्स आई और उसके बाद ये गन्नम जब सिट्टा ले रही थी तो सिट्टे से गन्नम भारी हो जाती है, तो पहला नुकसान तो हमें लॉजन की शक्ल में हुआ। और उसके बाद जब ये बारिशों का सिलसिला जो है ये मार्च में, क्योंकि ये भी लेट थी बारिशें, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये फरवरी में, अगर फरवरी में कुछ बारिशें होती तो कुछ जो वीट के लिए एनवायरनमेंट बेहतर हो जानी थी, और वो जो टेम्परेचर था जो एक सडन इंक्रीज थी वो नहीं होनी थी। लेकिन फरवरी में बारिशें नहीं हुई, मार्च में भी जाके मिड मार्च में तकरीबन शुरू हुई हैं। तो मिड मार्च में जो बारिशें हुई हैं तो फिर ज़ालाबारी भी हुई है। अब जितने एरियाज़ का अभी अली साहब ने जिक्र किया है, जिसमें शेखुपुरा और जो लाहौर और हमारा सियालकोट, इस एरियाज नारंग है, इन एरियाज़ में, फिर उसके बाद साहिवाल और उस साइड के ऊपर भी जनूबी पंजाब के भी कुछ अजला जो है इससे मुतासर हुए, मुजफ्फरगढ़ भी, तो वहाँ भी जो है ये इसने नुकसानात किए हैं, जहाँ ख़ास तौर पे जिन लोकलाइज पॉकेट्स में जो ज़ालाबारी हुई है, तो ज़ालाबारी से और ज़्यादा लॉजिंग जो है वो इंक्रीज़ हुई है, क्योंकि गंदम सिट्टा ले चुकी थी। तो ये जो नुकसानात हैं, तो ये इसका तखमीना तकरीबन कोई 4% के करीब लगाया गया है। लेकिन एक चीज़ हमें अल्लाह से अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए, और मैं बड़ा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ कि अब जिन किसानों का जहाँ ज़ालाबारी हुई और लॉजिंग ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ तो एक सर्टन परसेंटेज जो है ना पार्शल नुकसान होगा। लेकिन जहाँ ये मौसम ठंडा हुआ है, तो बहुत सारे इलाके कि जहाँ अभी गन्नम दाने पे आ रही थी या गोब में थी, उन इलाकों को फ़ायदा भी होगा। तो हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि ये जो नुकसानात कोई हमारे 4% एरिए पे हुए हैं पंजाब में, तो इनको ये जो दोबारा मौसम ठंडा हुआ है, तो जिन इलाकों में अभी गन्नम उस स्टेज पे नहीं थी और जहाँ अभी दाना बन रहा था या दूधिया की शक्ल में था, तो वहाँ उन इलाकों में इसका बेनिफिट भी हुआ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो रिमेनिंग तकरीबन 90% से अबव एरिया है, आप कह लें पंजाब का ही अगर हम इस वक्त बात कर लें, तो चूँकि सिंध में तो अब हार्वेस्ट शुरू होने वाली है, सिंध में भी ये जो वेव है उसके असरात जनूबी पंजाब तक भी, सेंट्रल पंजाब भी और नॉर्दर्न पंजाब में, और बाकी पहाड़ी इलाकों में तो हुए ही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो नुकसानात हुए हैं, और जो अभी जो तखमीने हैं वो तो बता रहे हैं कि 1.5 से 1.7 मिलियन टन तक का शायद हमें
शॉर्टफॉल हो इस साल, जो कि हमारे हमने टारगेट फिक्स किए थे 2.5 मिलियन से अबव। लेकिन अभी भी उम्मीद है कि ये जो मार्च ठंडा गया है और अभी एक और स्पेल जो है बारिशों का आने वाला है, तो इससे कुछ गेन भी होगा। अब देखते हैं कि अगर ये जो अगली बारिशें अगर ज़्यादा ना हुई, और ख़ास तौर पे अगर ज़्यादा बारिशें हो जाए तो हमारे राइस के जो इलाके हैं ना, जो एक तो है ना उनमें लो लाइंग एरियाज़, ख़ास तौर पे जहाँ छम की ज़मीनें हैं, सख्त ज़मीनें हैं, वहाँ चावल लगता है, चावल की पैदावार बड़ी अच्छी होती है, तो वहाँ पानी खड़ा हो जाता है। खड़ा होने से फिर गंदम फिर मुतासर होती है। तो अभी डिपेंड करता है, अभी हम देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये जो अगली बारिशें हैं ये इनका किन रीजन्स में होती हैं, कितनी होती हैं, और फिर उसके बाद उसके जो इम्पेक्ट हैं या नुकसानात हैं या इसके जो फ़ायदे हैं वो किस तरह से, और फिर ये सारी रिफ्लेक्शन फाइनल हमारे जो एस्टीमेट के ऊपर आएगी। तो ये सूरत है। लेकिन मैं इस पे बात करना चाहूँगा कि हम इसकी रेमेडीज़ क्या है, कि अगर फ्यूचर में आने वाले वक्त में जो हमारी एक जो वीट को अगर हम क्लाइमेटीज़, किसी वक्त ड्राउट भी आएगा, हीट वेव भी आएगी, आने वाले वक्त में भी आएगी, और बारिशें भी होंगी और लॉजिंग भी होगी और ज़ालाबारी भी होगी। अब ये तो एक क्लाइमेट चेंज, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक इस वक्त 8वें या 9वें नंबर पे है जो एक हाई रिस्क पे है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो अब ये हकीकत है और हमें इसके मुताबिक एडजस्ट करना है। तो मेरा ख्याल हमें कोई थोड़ा सा वक्त हम इस पर भी लगाते हैं कि जी अगले साल जब हम गन्नम लगाएं तो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, बड़ा आपने तफसीलन इसका जिक्र किया, और जैसे कि एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं और उन लॉसेस के साथ साथ जो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है इस साल, उस लिहाज से हो सकता है कि ये उसको एक आपस में ऑफसेट कर सकें। इसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि एक जो नुकसान है और जो नफ़ा है वो बराबर हो जाए और इतना उसका इम्पेक्ट ना आए किसानों की जो मजमूई जो सूरत हाल है उसके ऊपर। लेकिन एक डॉक्टर साहब इसके अंदर, क्योंकि आपने सिंध का भी जिक्र किया, तो सिंध में तो भी इसमें काफ़ी नुकसानात नज़र आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ सिंध में और पंजाब में कि सरकार की सरपरस्ती में शायद लाकानूनियत भी होती है, कि गंदम की चोरी की भी बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं वहाँ से। प्लस ये जो इम्पोर्टेड गंदम आई है, ये गंदम जो है इस बारे में काफ़ी जो फ्लोर मिले हैं उन्होंने शिकायत दर्ज की हैं जी कि ये इस काबिल नहीं है कि इसकी जो आटा बनाया जा सके। अगर हमें सही तरह से वो ग्रेन नहीं मिल रहा, या सीरियल की जो आपने बात की, तो उस लिहाज से आप क्या रोशनी कुछ डालेंगे इसके ऊपर कि आइंदा के लिए कैसे इन चीज़ों से बचा जा सके? कुछ तो आपने बिल्कुल सब सही कहा है। कुछ तो इंतज़ामी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या बाहर से जो इंपोर्ट है उसके पूरा एक मैकेनिज़्म मौजूद है। लैब हैं हमारी जो ग्रेन क्वालिटी लैब ISO सर्टिफाइड लैब है, NARC PRC सिस्टम में है, और इसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर में ये लैब्स मौजूद हैं। और ये गंदम जब बाहर से आती है तो उसके सैंपल जो है लैब्स को जाते हैं, और अगर वो उस मयार पे पूरे होते हैं, एक स्टैंडर्ड है और बड़ा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाता है। मुझे नहीं समझ आती कि ये जो इस तरह के र्यूमर्स या इस तरह की जो ख़बरें आ रही हैं उनमें कितनी सदाकत है। ये तो बेसिकली जो भी हमारे DPP डिपार्टमेंट है जिनकी ये ज़िम्मेदारी है, जहाँ ये गंदम जो है वो इंपोर्ट में या उसके ऊपर जब ये गंदम हमारे बॉर्डर्स पे आ जाती है तो उस वक्त तक हो नहीं सकती ऑफ लोड जब तक कि वो उस मयार पे पूरी ना उतरे। लेकिन अगर उसमें कोई नेग्लिजेंस है तो वो जो मुतलका महकमे वही बता सकते हैं। मैं चूँकि एक रिसर्च सिस्टम से मेरा तअल्लुक़ है, जैसे कि अभी अली साहब ने शुरू में बताया, भी मैं चेयरमैन रहा हूँ PRC का, और गंदम को हमारा महकमा जो है कोऑर्डिनेट करता है पूरे कंट्री लेवल पे। और इस वक्त जो एक नेशनल लेवल का एक प्रोग्राम वीट सेल्फ सफिशेंसी के हवाले से जो एमरजेंसी प्रोग्राम तकरीबन कोई 13 प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें गंदम का प्रोग्राम भी है जिसमें अच्छी खासी एक इन्वेस्टमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर में हुई है। तो उसमें जो बहुत बड़ी जो एक आप कह लें कि वैसे तो बड़ी लंबी चौड़ी तफसील में जा सकता है, तो उसमें तो एक सबसे बड़ी बात इसकी जो है कि इसकी जो लाइन स्विंग है, यानी हम ड्रिल से काश्त करें। और जो एक और है कि हमारा ज़मीनें ऑर्गेनिक मैटर में लो हैं, तो हम जो क्रॉप रेजिड्यूज़ है उसको बर्न करने की बजाय उसको इनकॉर्पोरेट करें। ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं ये चीज़ें, कि जिस ज़मीन में ऑर्गेनिक मैटर हाई होगा तो वो कोप कर लेगी ओवर इरिगेशन को भी, अगर ज़्यादा बारिशें हो जाएं। इवन उसकी अगर हम उसकी जो प्लांटिंग मेथड हम बदलें, अगर हम एक तो लाइन सोएंगे रबी ड्रिल से, दूसरी अब बेड प्लांटिंग का रवाज हो रहा है। और जिन इलाकों में ख़ास तौर पे जो लो लाइंग है, जहाँ पानी हर साल आता है, हमें पता है
हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को एक्सटेंशन को भी पता है कि हमारे कौन से इलाके वर्सली हिट होते हैं। तो पर्टिकुलरली उन इलाकों में जो है ये बेड प्लांटिंग को प्रमोट करना चाहिए। बेड प्लांटिंग एक तो है कि एक ठीक है, उसके ऊपर एक खर्च अखराजात से भी लोग घबराते हैं, तो उसके नए तरीके भी आ गए हैं कि आप एक तो रेजिड्यू को ज़मीन के अंदर इनकॉर्पोरेट करें, वो उसकी मशीनें भी, उसके जो चॉपर हैं वो भी आ चुके हैं, मार्केट में मौजूद हैं, लोग यूज़ भी कर रहे हैं, जिससे इसकी रेजिड्यू की बर्निंग ना हमारा ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप होगा तो बहुत सारे जो ये क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हैं ये मिनिमाइज हो जाएंगे। और दूसरा हमारा जो स्मॉग का इशू है वो भी हल होगा। तो उसमें जो बेड प्लांटिंग उसके भी दो तरीके हैं, एक तो है कि बाकायदा बेड प्लांटर से प्लांटिंग की जाए, दूसरा ये है कि बेशक छट्टा करें, छट्टा करने के बाद एक रीजर है जो कि चला दिया जाता है। और हमने ये तजर्बा जो है ये पूरे पाकिस्तान में कई साइट से ऊपर ये करके दिए थे, जिसमें 10 से 15% गंदम की पैदावार भी बढ़ती है, क्योंकि गंदम जो है वो रिजेस पे आ जाती है। आपने छटा किया, आपने वो बेड प्लांटिंग जो हाई फाई बेड प्लांटर अगर नहीं भी अवेलेबल, तो आपने छटा करने के बाद अपना जो आप तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो आपने सिर्फ उसमें औड़े निकाल दिए या उसमें खेलियाँ निकाल दी, तो वो जो खेलियाँ वाला हल अवेलेबल है, तकरीबन ये आम है और बड़ा सस्ता है, तो उससे जो है वो गंदम खेलियों पे चली जाती है। और अगर ज़्यादा बारिशें हों और जब ये खेलियों पे चली जाती है तो उसका रूट सिस्टम जो है वो डीप बनता है। जब वो डीप बनता है तो वो लाजंग के ख़िलाफ़, मैंने ये अपनी आंखों से देखा हुआ है कि पिछले सालों में जब ये हम तजर्बात कर रहे थे तो हमने देखा कि जब इवन फार्मर फील्ड के ऊपर भी, ये सुल्तान भट्टी साहब हैं यहाँ पिंडी भट्टियाँ के करीब, उनके बड़े मुस्तनद तजर्बात हैं, उन्होंने 10 साल हो गए ये काम करते हुए। उन्होंने अपना और वो कभी भी कंप्लेन नहीं करते कि जी इस साल मेरी गंदम जो है ये ख़राब हो गई है ज़्यादा बारिशों से या हीट स्ट्रेस से। वो हमेशा कहते हैं कि हीट स्ट्रेस को विदस्टैंड करती है। प्रैक्टिस यही है कि 4-5 किस्म की प्रैक्टिस हैं, उनमें से जो आसान है वो हर किसान कर सकता है, जो मैंने भी बात की है। तो इससे ये होगा कि आपका ज़्यादा पानी, उससे भी आपकी गंदम बचेगी, और उसके अलावा हीट स्ट्रेस आएगा तब भी ऑर्गेनिक मैटर उसको सपोर्ट करेगा और गंदम आपकी ग्रीन रहेगी, एकदम से ड्राई नहीं होगी। तो हमें इस वक्त जो इंडिजिनस नॉलेज है, फार्मर का जो महकमों का जो नॉलेज है, उसके अलावा ये मशीनरी की स्कीम भी है कि हमें उस क्वांटिटी का प्री बेसिक ब्रीडर सीड डेवलप करना है, जिसमें प्लांट ब्रीडर राइट एक्ट इस वक्त नाफिज़ अमल है। अगर आप ब्रीडर को आप इंसेंटिवाइज करेंगे, वो प्राइवेट सेक्टर फार्मर के साथ अंडर कंट्रैक्चुअल अरेंजमेंट या सीड कॉरपोरेशन पंजाब के साथ या बाकी जो सीड कॉरपोरेशन हैं मिल के अगर प्री बेसिक वो पैदा मसलसल करके देगा, तो प्योरिटी जो सीड की है बरकरार रहेगी। तो प्योरिटी से भी, सीड की प्योरिटी से 5 से 10% पैदावार बढ़ सकती है। और जो नेशनल लेवल पे जो इंपोर्ट है हम, और ये इन्वेस्टमेंट कोई खरबों की नहीं है, ये हार्डली को 2-3-4 अरब की जो है एक इन्वेस्टमेंट एक साल में करनी पड़ेगी इन मशीनों के ऊपर। ये जो प्लांटिंग की मशीनरी है, उसके अलावा जो सर्टिफाइड सीड में जो प्री बेसिक है, ब्रीडर की जो निगरानी में तैयार हुआ है, वो अगर किसानों को मिलेगा तो हमारी पैदावार के जो हदफ हैं, और इवन ये विद स्टैंड कर सकेगा ये सीड अगेंस्ट जो हमारी क्लैमिटीज़ हैं।